हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए बिंदु के साथ हम फिर से उपस्थित हैं और आज का जो हमारा बिंदु है वह पिछले बिंदु से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए यदि पुराना वीडियो या पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, पुराना जो बिंदु है पिछला इसके पहले वाला, यदि आपने उसको देखा नहीं है तो उसे पहले हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और पहले उसे देख लें, ताकि आज का जो वीडियो है, आज का जो बिंदु है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अंड जनन। कौन सा टॉपिक है ये हमारा आज? अंड जनन। ठीक है, जिसको हम oogenesis भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वह है अंड जनन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? oogenesis भी कहते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने oogenesis को अंडाशय की संरचना के साथ बताया था, इसलिए यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपको एकदम आसान लगेगा, क्योंकि इसकी पूरी प्रोसेस जो है तो उस अंडाशय की संरचना में बता दी गई थी। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, तो इसलिए इसको आप बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में यह बड़े प्रश्न 4 नंबर के प्रश्न के रूप में जरूर आता है कि अंड जनन की क्रिया को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। तो यह रेखा चित्रीय निरूपण है अंड जनन की प्रक्रिया का। तो चलिए इसका एक एक बिंदु समझ लेते हैं। 1 नंबर के जो विकल्प होते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं वो अवश्य पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक रेखा चित्र स्क्रीन में, इस रेखा चित्र में ये लाल कलर से जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या हैं? ये कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? अंडजननी कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे? अंडजननी कोशिका या ऊगोनिया। ठीक है ना, ये जो ऊगोनिया होती हैं ये जो ऊगोनिया है और ये ऊगोनिया जो होती हैं यह गर्भावस्था के टाइम पर ही बनती हैं, यानी जब मादा अपने माँ के गर्भ में होती है उसी समय ये अंडजननी कोशिकाएं या ऊगोनिया बनती हैं। ठीक है ना, और ये एक बार जीवन में वही गर्भावस्था में ही जितनी बनती है बन जाती हैं, जो मिलियंस की संख्या में होती हैं। ठीक है ना, इनका जो निर्माण है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, यानी जो ऊगोनिया होती हैं इनकी जो संख्या बनती है, जितनी भी संख्या जन्म के पूर्व गर्भावस्था में बनती है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है। ठीक है, इसके पश्चात जन्म के बाद जो है तो इनमें परिवर्धन, वृद्धि और विभाजन, ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है ना, तो जो पहला स्टेप इसका है वो कौन सा स्टेप होता है? ये गुणन प्रावस्था होती है। जब अंडजननी कोशिकाएं बनती हैं तो इनकी संख्या में वृद्धि होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कौन सा स्टेप होता है? गुणन अवस्था। क्योंकि इसमें ऊगोनिया जो होती है अपनी संख्या में बढ़ती हैं। ठीक है, और ये कई मिलियंस की संख्या में हो जाती हैं। इसके पश्चात मादा का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है, अपने माँ के गर्भ से जन्म हो गया उसका। ठीक है, अब क्या होगा? ये आगे की जो प्रोसेस होगी वो दूसरी अवस्था, इन्हीं जो ओगोनिया में से जन्म के बाद की जो प्रोसेस आएगी, जन्म के बाद की जो प्रोसेस आएगी उसमें क्या होगा कि ये ओगोनिया में से कुछक क्रमशः आकार में बड़ी होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आकार में बड़ी हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से क्रमशः, क्रम बाई क्रम क्या होती हैं? अपने नंबर से आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिनको हम वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत देखते हैं, यानी द्वितीय चरण जो इसका होता है वृद्धि अवस्था होती है। ठीक है ना, वृद्धि हो रही है तो ऊगोनिया में वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि में को हम क्या कहेंगे? जो वृद्धि हुई तो उस वृद्धि यानी बढ़ी हुई ऊगोनिया को हम क्या क्या कहेंगे? प्राथमिक अंडक कहेंगे, प्राइमरी अंडक या प्राथमिक अंडक कहेंगे। ठीक है ना, अब क्या होगा कि जैसे ही बाल्यावस्था की शुरुआत होगी उसके पूर्व, जन्म के बाद
ये अपने आकार में तो बड़ी हो जाती है और आकार में बड़ी होने के बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि यह केवल और केवल प्रोफेज अवस्था यानी पूर्वावस्था, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है ना, प्रोफेज फर्स्ट यानी पूर्वावस्था प्रथम होती है। इसके बाद ये प्रोसेस रुकी रहती है और कब तक, जब तक किशोरावस्था नहीं आ जाती है, ठीक है ना। और इसके पश्चात क्या हो जाता है कि जैसे ही किशोरावस्था आती है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होता है, यानी किशोरावस्था में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होता है, जिसमें दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। यानी जो वृद्धि के पश्चात अगली जो अवस्था आ जाती है वो क्या हो जाती है, मैच्योरेशन, परिपक्वन की अवस्था आती है, जिसमें क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूरा होता है, जिसमें दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी बनती है, एक बड़ी बनती है। जो छोटी बनी उसको हम ध्रुवी कोशिका कहेंगे और जो बड़ी बनती है उसको द्वितीयक अंडक कहेंगे, यानी सेकेंडरी oocyte कहेंगे, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte यहाँ पे बन चुका था, अब प्राइमरी oocyte के बाद द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी oocyte बन गया है। अब जैसे सेकेंडरी oocyte बनता है उसी टाइम पर अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। अंडोत्सर्ग का क्या मतलब है कि जो अंडाणु द्वितीयक अंडक जो होता है वह अंडाशय से बाहर आ जाता है, अंडाशय की दीवार फटती है और वह बाहर आ जाता है और फिर फिमरी के द्वारा यानी झालर के द्वारा अंडवाहिनी में संग्रह कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब इसके पश्चात अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जिसकी तुलना की गई है समसूत्री विभाजन से, यानी समसूत्री जैसा ही होता है, ठीक है ना। तो द्वितीय जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो उसकी प्रोसेस शुरू होती है और उसमें भी जब विभाजन होगा तो उसमें भी दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी बनती है जो द्वितीय ध्रुवी कोशिका कहलाएगी और जो दूसरी होती है, बड़ी होती है, वो अंडाणु कहलाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अंडाणु यानी oocyte बन जाता है, ठीक। अब इस पूरी प्रोसेस में 3 चरण हैं। पहला चरण क्या है, गुणन प्रावस्था, जिसमें उगोनियां अपनी संख्या में बड़ी होती हैं, और दूसरी कौन सी, वृद्धि प्रावस्था, जिसमें उगोनियां अपने आकार में बड़ी होती है, और तीसरी होती है मैच्योरेशन अवस्था यानी परिपक्वन अवस्था, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और द्वितीय पूर्ण होते हैं और अंडाणु का निर्माण होता है। तो 3 चरण इसमें है और इन 3 चरण में ध्यान दीजिए कि गुणसूत्रों की संख्या में कहाँ कैसा बदलाव हो रहा है। तो देखिए, जो उगोनिया होते हैं उन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है ना। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी कि द्वितीयक अंडक बना तो द्वितीयक अंडक में गुणसूत्र की संख्या ऑलरेडी आधी हो जाएगी, यानी 23 हो जाएगी, और अंडाणु में भी गुणसूत्र की संख्या वो 23 ही रहेगी। यानी उगोनिया में जो गुणसूत्र की संख्या कितनी है, वो 46 है, और जो आपका अंडाणु है उसमें कितनी हो जाती है, 23 हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो उगोनिया है वो गर्भकालीन समय में बनती हैं और शेष प्रक्रिया जो होती है जन्म के बाद होती है, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, यौवनावस्था में पूर्ण होती है, ठीक है ना। एक चीज़ हम आपको और बताएंगे कि जन्म के पूर्व तक लगभग मिलियंस की संख्या में ये बनती हैं उगोनिया, लेकिन जन्म के बाद जो प्राथमिक अंडक होती हैं उनकी संख्या लगभग 60 से 80 हज़ार ही होती हैं और हर महीने एक अंडाणु बनता है, ठीक है ना, हर महीने एक अंडाणु बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वह एक अंडाणु एक उगोनिया से बनता है, ठीक है ना, एक उगोनिया से केवल एक ही अंडाणु बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है, नहीं तो कई बार दिमाग में आता है कि एक विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनी, और अर्धसूत्री विभाजन में तो वैसे भी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, तो उसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें निष्क्रिय कोशिकाएं भी बीच बीच में बनती जाती हैं, इसलिए केवल एक उगोनिया से एक ही oocyte या अंडाणु बनता है। ये पूरी प्रोसेस इसकी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये आज के इस वीडियो का जो अंडजनन का रेखा चित्रीय निरूपण है वो पूरा होता है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा, और यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
एक आग्रह लास्ट में हम ज़रूर करेंगे कि लाइक, शेयर और कमेंट करने में कोई पैसे, कोई शुल्क नहीं लगते हैं, इसलिए उसके लिए कंजूसी ना करें। उससे हमारे लिए, आपके लिए ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा अवश्य होता है कि जब हम कमेंट्स देखते हैं, जब लाइक देखते हैं, तो हमारा थोड़ा-सा अंदर से उत्साहवर्धन होता है और हमको और इसी तरह अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है? सो लास्ट में सभी को थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।